प्रणाम दोस्तों। आज की वीडियो में परम आदरणीय श्री गुरु जी के श्री चरणों में जय जितेंद्र नमन करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दरअसल में एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं और सर्दी भी कुछ ज़्यादा हो रही है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो ये वीडियो है इसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को हम कवर करें। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है एडजर्नमेंट को लेकर के कि दीवानी मामलों में स्थगन हेतु प्रार्थना पत्रों के निपटारे के लिए दिए गए अनुदेशों का उल्लेख कीजिए, यानी कि डिस्कस द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीलिंग विद द एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट इन सिविल केसेस। यानी कि मामला है स्थगन का, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इसको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। देखो स्थगन तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप एलएलबी कर रहे हैं और इस सेमेस्टर तक आ गए करते करते, तो स्थगन का मतलब ये कि आप में से कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो स्थगन का मतलब ये होता है कि जब किसी कार्यवाही में एक तारीख से दूसरी तारीख लगाने के लिए, मतलब एक तारीख को अगर कोई व्यक्ति पेश ना हो सकता हो या वहाँ पर सुनवाई नहीं करानी है तो दूसरी तारीख के लिए टालना है ना। तो अब बात करेंगे जैसे समय और स्थगन प्रदान कैसे किया जाता है। देखो, अगर कोई सफिशिएंट रीजन है, सफिशिएंट कॉज है, उसको दिखाया जाए न्यायालय में कि भैया अब हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे, माननीय न्यायालय से कहा जाए, तो वो न्यायालय अगली तारीख दे देगा कि आप अगली तारीख तक ये जो है प्रोसेस है इसको पूरा कर दीजिए। तो अब बात करेंगे कि जो स्थगन है उसका आदेश कब नहीं दिया जाएगा। अगर कोई मतलब सारवन कारण ना हो तो स्थगन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि सुनवाई के स्थगन के लिए कोई विशेष कारण का ना होना तो स्थगन नहीं मिलेगा। दूसरा, जहां स्थगन के लिए किसी ऐसी परिस्थितियां हो जाए, जैसे कोई सामने वाले पक्ष का जो वकील है किसी न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उस न्यायालय में ना हो तो न्यायालय स्थगन दे देता है, या वकील बीमार हो जाए, कार्यवाही का संचालन करने में असमर्थ हो तो भी स्थगन मिल जाता है। तो ये स्थगन कब नहीं दिया जाएगा? जब ये सारी चीजें हैं, यानी कि नहीं हो पाएगी, यानी कि विशेष कारण नहीं होगा तब स्थगन नहीं दिया जा सकता। यानी कि वकील जानबूझकर न्यायालय में पेश नहीं हो रहा तो स्थगन नहीं मिलेगा, या जो गवाह है, गवाह वहां पर है और गवाही देने के लिए मतलब इनकार करता है या उपयुक्त गवाही नहीं देता तो स्थगन नहीं दिया जाएगा। तो ये कई सारे कारण हैं, ठीक है। और जो स्थगन है, स्थगन जो है, जो धारा मतलब जो आदेश 17 है, 17 के अंदर में स्थगन दिया जाता है। स्थगन का जो प्रोसेस है वो आदेश 17 में प्रोवाइड किया गया है, सही है। या कई बार ऐसा हो जाता है कि जो साक्षी होता है न्यायालय में हाजिर था लेकिन न्यायालय को दिखाई नहीं दिया कि, या न्यायालय को ऐसा लगा कि इसका जो वकील है न्यायालय में हाजिर नहीं है। यदि हाजिर है तो साक्षी का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके लिए जो एडवोकेट है वो तैयार नहीं है तो स्थगन दे दिया जाता है। तो ये स्थगन है। और जहां निश्चित दिन को पक्ष हाजिर ना हो वहां प्रक्रिया क्या होती है? मान लें जहां पर एक निश्चित दिन दे दिया गया है कि माननीय न्यायालय ने कि आपको यहाँ पर उपस्थित होना है और वहां उपस्थित नहीं होते हैं तो उस दशा में क्या होता है। तो चलिए, तो इस दशा में जब डेट के दिन कोई विटनेस हाजिर नहीं होता है तो आदेश संख्या 9 वहां पर जो प्रोवाइड है शक्ति, आदेश 9 के अनुसार न्यायालय स्व विवेक के अनुसार कार्य कर सकेगा। अगर न्यायालय को लगता है कि ये मतलब उचित कारण के बिना उपस्थित नहीं हुए हैं तो न्यायालय कोई भी निर्णय देने में सक्षम होगा, न्यायालय अपना जो है निर्णय सुना सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसी पक्षकार द्वारा साक्ष्य पेश करने में असफल रहने पर क्या प्रक्रिया होती है। जो आदेश 17 है, आदेश 17 और रूल नंबर 3, आदेश 17 के नियम नंबर 3 के अनुसार अगर कोई ऐसा पक्ष जिसमें समय प्रदान किया गया है अपना साक्ष्य पेश करने में या अपने साथियों को पेश करने में या ऐसा कोई कार्य करने में जो वाद की अग्रिम कार्यवाही के लिए आवश्यक है, जिसके लिए समय दिया गया है, असफल रहता है और वहां पर चूक करते हुए न्यायालय समझते हुए यदि पक्ष हाजिर है तो वाद के निर्णय के लिए, और यदि पक्ष
या उनमें से कोई एक गैर हाजिर है तो नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकेंगे। नियम नंबर 2 क्या बताया हमने? नियम नंबर 2 ये है कि जो न्यायालय स्वविवेक के आधार पर निर्णय सुना सकेगा, यानी कि वाद की अग्रिम कार्यवाही को कर सकेगा। तो ये नियम नंबर 2 था, यानी कि नियम नंबर 2 के तहत वाद की कार्यवाही को अग्रसर कर सकेंगे। ये थी जी बात। तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, अगला पॉइंट है किसी लोक अपदूषण या जनसाधारण को प्रभावित करने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्यों के लिए किस प्रकार और किसके द्वारा वाद दायर किया जा सकता है। ऐसे मामले में कौन कौन से अनुतोषों के लिए दावा दायर किया जा सकता है? क्या कोई निजी व्यक्ति जो है व्यक्तिगत लोक अपदूषण के लिए भी वाद दायर कर सकता है, या सामाजिक व्यवधान के प्रति वाद योजित करने की प्रक्रिया? सामाजिक व्यवधान यानी कि पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि PUBLIC पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि लोक अपदूषण। लोक अपदूषण, लोक से मतलब सामाजिक अपदूषण, जिसको IPC, हालांकि मैं CPC बता रहा हूं लेकिन जो पब्लिक न्यूसेंस है IPC सेक्शन 268 में इसको डिफाइन किया गया। हमने पिछले सेमेस्टर में भी इसको पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं हम इसको, लोक अपदूषण IPC सेक्शन 268। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इसमें यही बता देता हूं मैं कि जो लोक अपदूषण है, लोक अपदूषण के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकारी होता है, क्योंकि वहां पर जो जरूरत है वो होती है समय की, और जरूरत होती है वहां पे लोगों की भलाई की। तो किसी लोक अपदूषण या जनसाधारण को प्रभावित करने के लिए या अन्य दोषपूर्ण कार्यों के लिए जो वाद है, कोई या तो कोई महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल हो उसके द्वारा वाद दायर किया जा सकता है, या न्यायालय की अनुमति से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा वाद दायर किया जा सकता है, भले ही उस लोक अपदूषण या अन्य दोषपूर्ण कार्य से कोई विशेष नुकसान उन व्यक्तियों को ना पहुंचे। मान लो फर्ज करो कि अगर किसी ने हमारे घर के सामने पॉलीथीन जला दी, पॉलीथीन जलाने से, बहुत सारी पॉलीथीन जला दी, भाई देखो प्रदूषण फैलेगा और सांस लेने में भी दिक्कत होगी, तो भले ही हमारे पड़ोसी को दिक्कत ना हो लेकिन वो भी वाद दायर कर सकता है। IPC 268 लोक अपदूषण को मतलब बताता है। और इसमें जो प्रक्रिया है CPC की संहिता, जो CPC सेक्शन है CPC 91 के अकॉर्डिंगली ये पावर्स जो है महाधिवक्ता को या किसी भी व्यक्ति को वाद दायर करने की परमिशन प्रदान करती है। किसको? महाधिवक्ता या अन्य कोई व्यक्ति जो है वाद दायर कर सकता है। तो ये आपको बस पता चला। और IPC सेक्शन एक IPC 268 के तहत ये अपराध भी है, ठीक है। और दूसरी बात एक और बता दूं, जो IPC सेक्शन 9, जो CPC सेक्शन 91 है, ये CPC सेक्शन 91 है, इसी के तहत जो है अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, प्रदान किया जाता है। सही है। अब हम आगे चलेंगे दोस्तों। अगला जो मेरा प्रश्न बनता है मैं लिख देता हूं पहले बोर्ड पे। तो भाई जो अगला प्रश्न है हमारा वो है वादों के, यानी कि केसेस के, वादों के स्थानांतरण के क्या प्रावधान होते हैं, यानी कि एक अदालत से दूसरी अदालत में वाद को ले जाने के प्रावधान, प्रोविजंस क्या क्या है, और किस न्यायालय को इस प्रकार का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। वो कौन से न्यायालय जहां पर वाद के स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले हम एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः कोई दावा उस न्यायालय में किया जाता है जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो, यानी कि जिसको वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है वहीं पर जो दावा है वही वो मतलब एप्लीकेशन जो है वहीं पर की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार तभी प्राप्त होता है जबकि उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वादग्रस्त संपत्ति स्थित हो, या वाद के पक्षकार निवास करते हो, या वाद कारण उत्पन्न हुआ हो। या तो उस क्षेत्राधिकार के अंदर में जो है जो वादग्रस्त संपत्ति है वो वहां पर हो, या वाद के जो पक्षकार हैं वो वहां पर होने चाहिए। लेकिन यह कोई शाश्वत नियम नहीं है। जहां कहीं वाद के पक्षकारों को यदि प्रतीत हो कि उन्हें उचित न्याय नहीं मिल सकता, तो ऐसी अवस्था में
वे वाद के अंतरण की मांग एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कर सकते हैं। और ये ठीक भी है, क्योंकि न्यायालय का प्रमुख कार्य न्याय प्रदान करना है, और यदि न्याय प्रदान करने में विफल हो जाता है तो यहाँ न्यायालय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 22 से लेकर के 25 तक वादों के हस्तांतरण की व्यवस्था दी गई है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी बताया कि अगर कोई पक्ष को लगता है कि यहाँ पर उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो जो दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 22 से लेकर के 25 तक प्रोविजंस दिए गए हैं, उनके अंडर में वो न्यायालय में अपील करके अपने वाद को दूसरे न्यायालय में ले जा सकता है। या उसको लगता है कि यहाँ पर जो माननीय जज साहब हैं उनके द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, तो भी वो अपने वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ले जा सकते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा वादों के हस्तांतरण के जो प्रावधान है 22 से 25 तक है। अब वो क्या क्या है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो अंतरण का सिद्धांत है, अब हम बात करते हैं जो अंतरण का सिद्धांत है, यानी कि जो वादों का अंतरण का सिद्धांत है उसके बारे में हम देखेंगे। अंतरण के सिद्धांत, तो चलिए अंतरण के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पहले से भी आपने पढ़ा नैसर्गिक न्याय के बारे में कि न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि यह प्रकट भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है, यानी कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ठीक है। और यदि किसी पक्षकार को ये लगता है, ये प्रतीत होता है कि न्यायालय उसके साथ अनावश्यक शक्ति बरत रहा है जो जरूरी नहीं है, तो वो अपने विवेक अधिकार का दुरुपयोग, जो न्यायालय है अपने जो विवेक अधिकार है उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसे मामले अंतरित किए जाने योग्य हैं, यानी कि वो ट्रांसफरेबल हैं। ठीक है। तुच्छ कारणों और आरोपों पर अंतरण करना भी गलत होगा। अगर मामले की जो प्रक्रिया है, जो कारण है वो बहुत छोटा सा है, तो जरूरी नहीं हर छोटी सी छोटी बात पे जो है वादों का अंतरण किया जाए। लेकिन भावना में न बहकर अंतरित करना उचित नहीं लगता है। तो मतलब भावनाओं में बहकर के वाद को ट्रांसफर कर लिया तो इसमें क्या होता है, खर्चा भी ज्यादा आएगा और वाद की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो भी लेट हो जाएगा। तो उचित कारण हो तो ही वाद के अंतरण करना चाहिए। यही वाद के अंतरण के सिद्धांत है कि न्याय जो है क्या होना चाहिए, न्याय होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ये वाद के अंतरण का सिद्धांत है। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, जो मैंने बताया था इसके प्रावधान कि 22 से 25 तक है, कि धारा 22 जो है हमारी वो क्या कहती है, जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में अंतरित किए जा सकते हैं उनकी शक्ति, यानी कि धारा 22 की जो शक्ति है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो मेरी बात सुनो कि धारा 22 है, ये निर्णय न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करती है कि वो कौन कौन से वाद हैं जो किस न्यायालय में मतलब अंतरित किए जा सकते हैं। अगर कोई वाद है जो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में दायर किया जा सकता है, तो वाद दायर करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो वाद का जो स्थिरीकरण है, वाद वहां पर स्थिर हो गया है, और उससे जो न्यायालय स्थिरीकरण के पहले, वाद के स्थिरीकरण के पहले किसी भी न्यायालय में आवेदन किया जा सकेगा, और इसके बाद भी जो उस न्यायालय में आवेदन जो है स्थानांतरित किया गया है, वो निश्चित करेगा कि वो उस मामले को, उस केस को रखे या नहीं। तो एक बार मैं फिर बता दूं, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, मतलब गाड़ी वाड़ी चल रही थी बराबर से, तो इसलिए वीडियो पॉज करनी पड़ी थी। तो धारा 22 जो है एक वाद से अधिक न्यायालयों में अंतरित किए जा सकते हैं। अगर वाद के स्थिरीकरण से पहले, मान ले केस सबमिट हो गया, स्थिरीकरण से पहले और उस पर प्रक्रिया चल गई, स्थिरीकरण से पहले किसी न्यायालय में आवेदन किया जाता है अंतरित करने का, तो उस न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह उसे अंतरित करे या ना करे, उस केस को वह न्यायालय रखे या ना रखे, ये डिपेंड करेगा उसकी मर्जी के ऊपर। ठीक है। बात करेंगे जो धारा 23 है। धारा 23 बताती है कि आवेदन कौन सा न्यायालय है जिसमें किया जाएगा, किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। तो यह मैं बता दूं, आवेदन वहां किया जाएगा जहां कोई न्यायालय क्षेत्राधिकार रखने वाला हो। ठीक है। यानी कि अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हो।
वो न्यायालय या तो क्षेत्राधिकार रखता हो और अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हो, क्योंकि अपील तो स्थानांतरण कब किया जाता है, जब उसको डिसाइड ना किया गया हो। जब तक डिसाइड नहीं किया जाता तब तक स्थानांतरित कर सकता है। स्थानांतरित होने के बाद तो केवल अपील ही की जाती है, ठीक है। और आवेदन उसी अपीलीय न्यायालय में किया जाएगा जिसके अधीनस्थ अन्य न्यायालय हों। जो अपीलीय, देखो एक व्यक्ति है ए, इसने क्या किया, अपना जो वाद है ये एक्स प्रकार का ये न्यायालय है, मैंने गोल घेरे में किया है, इसने आवेदन कर दिया, ठीक है। अब ये केस चल गया, लेकिन केस डिसाइड नहीं हुआ। अब इसे लगता है कि जो ये न्यायालय है मेरा जो केस है उसको डिसाइड नहीं कर सकता, तो ये जो वाद है क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में करेगा। ये वाई न्यायालय में अभी इसको स्थानांतरित करता है, ठीक है। अगर केस डिसाइड हो जाता तो जेड जो कि हमारा अपीलीय न्यायालय है, अपीलीय, तो अपीलीय न्यायालय में करता अगर डिसाइड हो जाता, लेकिन डिसाइड होने से पहले यानी कि वाद के स्थिरीकरण से पहले ये जो है अंतरित कर सकता है। और अब भी वो उन्हीं न्यायालयों में अंतरित करेगा जो अपीलीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर में है। मान लें अगर ये अपीलीय न्यायालय कहीं बाहर का है तो और उसके क्षेत्रीय न्याय क्षेत्राधिकार में अन्य न्यायालय है, वहां पर वो वाद को नहीं अंतरित कर सकता, तो कहाँ करेगा, अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के अंदर में। ये बात समझ में आई होगी। और दूसरी बात, जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न अपीलीय न्यायालयों के लेकिन एक ही उच्च न्यायालयों के अधीन हो, वहां आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाएगा। मान लें अगर वहां जहां पर अपीलीय न्यायालय कई सारे हों, अपीलीय न्यायालयों में अंतरित की जा रही हो अगर डिग्री है, तो वहां पर क्या होगा कि वो उच्च न्यायालय में किया जाएगा, और वो उसी उच्च न्यायालय में किया जाएगा जहां पर जो अपीलीय न्यायालय है उनकी क्षेत्राधिकार रखते हो, ठीक है। और तीसरी बात इसमें यह है कि जहां जो वाद का अंतरण है वो उस न्यायालय में किया जा रहा है जो उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हो, तो वहां पर उसी उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय क्षेत्राधिकार को भीतर में वो न्यायालय हो। तो तीन न्यायालय बताए हमने, तीन न्यायालय, एक तो बताया लोकल न्यायालय, वो करेगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर में। एक बताया अपीलीय क्षेत्राधिकार, वो करेगा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर में। एक बताया उच्च न्यायालय, वो उच्च न्यायालय करेगा स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार के अंदर में। तीन बात बताई जी इसमें। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, धारा 24, स्थानांतरित और वापस करने की सामान्य शक्ति। जो वाद जो है स्थानांतरित किए जाते हैं और वाद जो वापस किए जाते हैं उनकी जो सामान्य शक्ति क्या है। देखो, दो पक्षकार होंगे, उनमें से आवेदन पे जो है पक्षकारों की सूचना देने के बाद उसमें से जो सुनवाई का इच्छुक हो उनको सुनने के बाद ऐसी सूचना जो स्वप्रेरण से उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के किसी भी प्रक्रम में दी जाती है, की जाती है वो कार्यवाही, तो ऐसे किसी वाद में अपील या अन्य कार्यवाही को जो उसके सामने परीक्षण या निपटारे के लिए लंबित है, अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को उसका परीक्षण करने के या निपटारे के लिए जो उसे सक्षम है वो अंतरित कर सकेगा। यानी कि वहां पर अंतरित की जाएगी। पहला मामला है कॉम्पिटेंसी, यानी कि न्यायालय की सक्षमता, यानी कि न्यायालय की सक्षमता के आधार पर, ठीक है, स्थानांतरित वहां किया जाएगा। यानी कि भाई मान ले, क्योंकि अगर छोटा कोई मामला है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के सक्षम न्यायालय देखा जाता है। तो शॉर्ट में ये कहूं कि स्थानांतरित करने की शक्ति केवल सक्षम न्यायालय तक ही है, ठीक है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर सक्षम न्यायालय नहीं कर सकता तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और दूसरी बात, जो अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई लंबित वाद है, अपील या अन्य कार्यवाही है, तो उसको वापस भेजने की भी शक्ति यहाँ पर न्यायालय के पास में होती है, और उसका परीक्षण या निपटारा करने की भी शक्ति न्यायालय के पास होती है, और अपने अधीनस्थ या उसका परीक्षण करने और निपटारा करने के लिए सक्षम न्यायालय को उस परीक्षण का निपटारा करने के लिए अंतरित करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो उस मान न्यायालय है, अगर किसी न्यायालय में अंतरित किया जा रहा है तो वो न्यायालय देखेगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो रह गई हैं, तो अपने अधीनस्थ न्यायालय को उस वाद का निपटारा करने के लिए भेज सकता है। तो ये समझ में आई। अब पहले ये तीन ही धाराएं इनको क्लियर कर लेते हैं एक बार फिर से, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है लेकिन कर लो।
जो एक वाद से ज्यादा न्यायालयों में अंतरित किए जाते हैं वो है धारा 22, जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में, ठीक है। दूसरा धारा 23, आवेदन किस न्यायालयों को किया जाएगा, ये धारा 23 निर्धारित करेगी। और धारा 24 निर्धारित करेगी स्थानांतरित और वापस करने की जो सामान्य शक्ति है। तो ये बात आई। अब धारा जो 25 है हमारी, धारा 25 बताती है जो संशोधित धारा है वो क्या है जी, ठीक है। जो 1976 में संशोधन हुआ था उसमें ये था कि जो वादों के अंतरित करने शक्ति थी वो राज्य सरकार के पास थी, लेकिन धारा 25 में जब संशोधन हुआ, संशोधित करने के बाद में ये शक्ति अब उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है। तो धारा 25 के अकॉर्डिंग बात मतलब ये तो समझ में आया कि अब ये जो शक्ति है ये पहले राज्य सरकार को प्राप्त थी, लेकिन अब ये शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो इसमें वही सारे प्रोसेस जो मैंने अभी बताए हैं ये उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर के जितने भी न्यायालय वहां पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं। वो चाहे तो एफिडेविट के द्वारा किए जाए, शपथ पत्र के द्वारा, या मतलब न्यायालयों के मतलब सलाह से किया जाए। लेकिन यहाँ पर उचित यही होगा कि अगर कोई वैलिड कारण है, वैलिड रीजन है तो ही वो वहां पर जाए, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। तो स्लाइड में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, इस कथन की व्याख्या कीजिए कि दीवानी न्यायालय द्वारा दीवानी प्रकृति के सभी दावे तय किए जा सकते हैं और उनका क्षेत्राधिकार 3 प्रकार का होता है। दूसरा इस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन कि न्यायालय को सभी व्यवहार प्रकृति के वादों का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार होता है जब तक कि वर्जित ना हो संहिता के इस उपबंध में व्यवहार प्रकृति के वादों की व्याख्या कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो दीवानी न्यायालय है, दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में यहाँ पर बताना है। तो जो दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं वो ये बताते हैं, आइए स्लाइड के माध्यम से। दीवानी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 7 के अनुसार जब तक वर्जित न हो दीवानी न्यायालयों की संहिता के उपबंधों के अधीन व्यवहार प्रकृति यानी कि सिविल नेचर के सभी वादों का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि जब तक वर्जित न हो दीवानी न्यायालयों की जो संहिता के अंदर में जो उपबंध हैं उनके अधीन जो सिविल नेचर के जितने भी केसेस होते हैं उनका परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार उनको प्राप्त होता है। केवल उन्हीं वादों को छोड़कर जिनका परीक्षण उनके द्वारा किया जाना या तो स्पष्ट रूप से या उपलक्षित रूप से बाधित या वर्जित हो। तो कहने का मतलब यह है कि जिनको जो बाधित हैं वे केसेस को छोड़ करके अन्य सभी जो हैं दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के अंदर में आ जाते हैं। तो भाई अब हम देखेंगे कि जो न्यायालय है, न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार जो व्यवहार प्रकृति के वाद होते हैं वह कौन कौन से होते हैं जो दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर में आते हैं। आइए चलते हैं स्लाइड की ओर। चलिए, अधिकार एवं संपत्तिवाद, संपत्ति मूर्त या अमूर्त कैसी भी हो सकती है, यानी कि जो अधिकार और संपत्ति संबंधित वाद होते हैं वो संपत्ति अमूर्त या मूर्त कोई भी हो, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मताधिकार आदि। धार्मिक संपत्ति संबंधी वाद, जो धार्मिक संपत्ति है उनसे रिलेटेड। अपकृत्य तथा संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी वाद। सामान्य विधि संबंधी वाद जो कॉमन लॉ से रिलेटेड है, जैसे राजमार्ग के उपयोग और मताधिकार आदि से संबंधित वोट डालने के अधिकार से रिलेटेड वाद, या किसी पदाधिकारी या पदधारी ऑफेंस बैरियर के वाद, यानी कि उनसे रिलेटेड जो पदधारी के विवाद के वाद होते हैं उनसे। और विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से संबंधित वाद। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से संबंधित वाद कौन से होते हैं, जैसे संविदा के लिए विशिष्ट अनुपालन होता है या व्यादेश होता है, साझेदारी होती है, तो इनसे रिलेटेड जो वाद होते हैं वो हमारे विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंदर में आ जाते हैं। अगला है पद के लिए वाद, यानी कि ऑफिस के लिए। अगला है नंबर 8, विवाह विच्छेद या दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वाद। मत देने के अधिकार के लिए, मृतक को दफनाने के अधिकार के लिए या प्रबंध से संबंधित वाद के लिए,
बकाया किराए की वसूली के लिए, गोपनीयता के अधिकार को लागू करने के लिए वाद। तो इस प्रकार के जितने भी वाद होते हैं वे हमारे दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये मामले निर्णित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो क्षेत्राधिकार के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसा कि अभी उसमें बताया था कि 3 क्षेत्राधिकारों के बारे में बात करनी है। तो विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार होता है, स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होता है और एक आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है। वैसे तो ये 3 मुख्य क्षेत्राधिकार होते हैं, लेकिन चौथा जो क्षेत्राधिकार होता है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, जो इन सबसे परे होता है, जो दीवानी न्यायालयों में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो मेन तो 3 है। चलिए अब इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला होता है विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है तो उससे रिलेटेड क्षेत्राधिकार, यानी कि जो उन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में जो केसेस आते हैं केवल वही केसेस दीवानी न्यायालय सुनेगा, जिनका क्षेत्राधिकार नहीं है उन न्यायालयों को वो नहीं सुनेगा। ठीक है। अब बात करेंगे स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। जो स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होता है उसका मतलब यह है कि जिसके बाहर कोई न्यायालय कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार जिला न्यायाधीश अपने जिले का भार साधक यानी कि इंचार्ज होता है और वह उस जिले के बाहर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। उच्च न्यायालय उस समस्त प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखता है जिसमें वह स्थित है, क्योंकि उच्च न्यायालय ही है उस प्रदेश में स्थित, वो सारा जो अधिकार है उसके पास होता है। अब बात करेंगे आर्थिक क्षेत्राधिकार। जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है, देखिए इसमें होता क्या है कि दीवानी न्यायालय की अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग श्रेणियों में इनको विभक्त किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश के एक मुंसिफ ऐसे मुकदमे को सुनता है जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होते हैं। ठीक है। जबकि लघुवाद केवल 5,000 रुपये तक का वार्षिक आर्थिक क्षेत्राधिकार रखता है और 25,000 रुपये से अधिक जो असीमित सीमा तक का वाद व्यवहार न्याय जो करता है वो वाद व्यवहार न्यायाधीश यानी कि सिविल जज करता है। 25,000 रुपये से ऊपर का जो मामला होता है। ठीक है। और इनसे ऊपर के लिए जिला न्यायाधीश तय करता है। तो ये होता है हमारा आर्थिक क्षेत्राधिकार। अब बात करेंगे चौथा जो मतलब लास्ट वाला होता है, वह 3 ही है वैसे तो ये मेन। चौथा होता है हमारा अपीलीय या आरंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए क्षेत्राधिकार के न्यायालय के क्षेत्राधिकार की जो है 2 मतलब स्टेप्स होते हैं, एक तो आरंभिक और दूसरा अपीलीय। कुछ न्यायालय केवल आरंभिक क्षेत्राधिकार रखते हैं, जैसे मुंसिफ और लघुवाद के न्यायाधीश होते हैं, जबकि व्यवहार न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों को अपीलीय शक्ति भी प्रदान की गई है, वे अपील भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में आएंगे, वो वीडियो हमारी ऐसी होगी जिसमें हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।